इस शहर का उमस भरा मौसम एक प्रेग्नेंट औरत की बची हुई ताकत भी खींच लेता है। मेरा पेट साफ बता रहा था कि बच्चा अब किसी भी दिन दुनिया में आने वाला है। मैं लिविंग रूम के फर्श पर बैठ गई। पीठ सोफे से लगी हुई थी और मेरे पैर इतने सूज चुके थे कि गुब्बारे जैसे लग रहे थे। पिंडलियों से लेकर कमर तक अजीब सी सुन्नता फैल रही थी। जो फ्लैट कभी अपना सा लगता था, आज वही बहुत बड़ा और बिल्कुल खाली सा महसूस हो रहा था। बाहर न जाने कहां से काले बादल आ गए थे। उन्होंने शाम की बची हुई रोशनी भी ढक ली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें बालकनी के शीशों से टकरा रही थी और पूरे घर में एक अजीब सा शोर गूंज रहा था। अभी 2 घंटे पहले ही आर्यन यहीं था। वो जल्दी जल्दी अपना सूटकेस खींच रहा था और बार बार अपना पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट चेक कर रहा था। मेरी डिलीवरी की डेट सिर पर थी और ऐसे वक्त पर उसे जाते देख मेरा दिल बहुत भारी हो गया। मैंने धीरे से उसकी शर्ट का किनारा पकड़ा और कांपती आवाज में कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पेट बार बार टाइट हो रहा है। क्या तुम अपने बॉस से बोलकर कुछ दिन के लिए ये ट्रिप पोस्टपोन नहीं कर सकते? लेकिन आर्यन ने मेरी बात को ऐसे ही टाल दिया। उसकी आंखों में जल्दी और प्रमोशन पाने का सपना साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि अरे यार, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का सपना भी चला जाएगा। उसने मुझे समझाया कि बेकार की टेंशन मत लो। माँ ने तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया है। अगर कुछ भी हो तो बस माँ को फोन कर देना। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई और उसकी परछाई नजरों से ओझल हुई, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस घर का एक एक कोना मैंने अपने हाथों से सजाया था, हल्के रंग के पर्दों से लेकर बालकनी में रखे छोटे छोटे पौधों तक। लेकिन आज जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने अपने करियर को चुन लिया। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने पेट में पल रहे बच्चे को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने लगी। मेरे बच्चे, डरना मत, माँ तुम्हारे साथ है। मैंने फोन उठाया और अपनी सास दमयंती को कॉल करने लगी कि आखिर वो कब तक आएंगी। सुबह जब आर्यन घर पर था तब उन्होंने फोन करके कहा था कि वो अपनी बहू के लिए कुछ हेल्दी चीजें बनाकर ला रही हैं और जल्दी ही पहुंच जाएंगी। मेरा और मेरी सास दमयंती का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। वो बहुत ही चालाक, दबंग और पैसों को सबसे ऊपर रखने वाली औरत थी। लेकिन इस हालत में मेरे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे और इस वक्त फसल कटाई का सीजन चल रहा था। मैं उन्हें बिना किसी बड़ी वजह के परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैंने लगातार 3 बार कॉल किया और तीनों बार सिर्फ घंटी बजती रही। किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो रास्ते में होंगी और फोन सुन नहीं पा रही होंगी। यही सोचकर मैं धीरे धीरे खुद को संभालते हुए किचन में गई ताकि अपने लिए मैगी बना सकूं। किचन की खिड़की ठीक से बंद नहीं थी और बारिश की ठंडी बूंदें अंदर तक आ रही थीं। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा था कि अकेलापन और ज्यादा महसूस हो रहा था। अचानक मुझे शादी के शुरुआती दिन याद आ गए। उस वक्त आर्यन मेरा कितना ख्याल रखता था, मेरी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता था। पता नहीं कब रिश्ते की गर्माहट खत्म हो गई और रिश्ते में इतनी ठंडक आ गई। तभी मेरे पेट के निचले हिस्से में फिर से हल्का सा दर्द उठा। मैं एकदम से घबरा गई। मेरे हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। क्या ये लेबर पेन की शुरुआत थी? मैं जल्दी से टेबल का सहारा लेकर खड़ी हो गई और दर्द कम होने का इंतजार करने लगी। मेरे दिमाग में एक के बाद एक डरावने ख्याल आने लगे। अगर आज रात ही डिलीवरी शुरू हो गई तो? अगर सास समय पर नहीं पहुंची तो? अगर मुझे इस मूसलाधार बारिश में अकेले टैक्सी करके हॉस्पिटल जाना पड़ा तो? जितना मैं सोच रही थी उतना ही मेरा दिल घबराता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी लंबी सड़क पर बिल्कुल अकेली चल रही हूँ और मेरे अपने लोग बहुत दूर खड़े हैं। उधर मैं अपने फ्लैट में दर्द और अकेलेपन से लड़ रही थी और इधर पुराने शहर में सास के घर का माहौल किसी पिकनिक जैसा था। मुझे क्या पता था कि जैसे ही उनका बेटा काम के लिए निकला, उन्होंने भी अपनी पूरी ट्रिप का प्लान फाइनल कर लिया था। सास लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए और सबको जल्दी करने के लिए बोल रही थी। पूरे 7 लोगों का परिवार, जिसमें उनके पति शेखर, छोटी बेटी ईशानी और बड़ी बेटी तनीषा, अपने पति विशाल और दोनों बच्चों के साथ शामिल थे।
सब अपने अपने रंग बिरंगे सूटकेस लेकर बहुत एक्साइटेड थे। सब लोग 4 रात और 5 दिन की सिंगापुर ट्रिप पर जाने के लिए एयरपोर्ट निकलने की तैयारी कर रहे थे। इस ट्रिप की बुकिंग सास दमयंती ने पिछले महीने ही चुपचाप कर ली थी। ईशानी, जो थोड़ी नखरेबाज और कामचोर किस्म की लड़की थी, शीशे के सामने खड़ी अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसने माँ से पूछा, माँ, आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि तान्या भाभी की अचानक डिलीवरी होगी तो हम सब ऐसे ही चले जा रहे हैं? सास ने होंठ सिकोड़ते हुए हाथ हवा में घुमाया, जैसे इस बात की कोई कीमत ही ना हो। उन्होंने कहा, आजकल डिलीवरी डॉक्टर ही कराते हैं, हॉस्पिटल में सब हो जाता है। घर पर बैठकर बहू की चीखें सुनने से अच्छा है थोड़ा घूम फिर लिया जाए। फिर उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि मैं तो अपना दिमाग फ्रेश करने जा रही हूँ, यहाँ रहकर सिर्फ टेंशन ही मिलेगी। मेरे ससुर शेखर हमेशा की तरह चुप रहे। वो अपनी पत्नी की हर बात मानने वाले इंसान थे। उन्होंने बिना एक शब्द बोले अपना बैग उठाया और गाड़ी की तरफ चल दिए। एक बार भी ये नहीं पूछा कि उनकी बहू कैसी है, जो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। तनीषा और उसका पति विशाल भी अपने शॉपिंग प्लान और वहां मिलने वाले खाने को लेकर ज्यादा एक्साइटेड थे। किसी को भी मेरी जरा सी चिंता नहीं थी, जबकि मैं उसी परिवार का बच्चा अपनी कोख में लिए बैठी थी। लेकिन सास की चाल सिर्फ मुझे अकेला छोड़ने तक सीमित नहीं थी। जब सब लोग सामान टैक्सी में रख रहे थे तो वो अचानक रुक गई और बोली कि तुम लोग चलो, मैं एक जरूरी चीज भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। वो वापस घर के अंदर गईं, लेकिन अपने कमरे में नहीं, सीधे लिविंग रूम के कोने में रखी लकड़ी की अलमारी के पास पहुंची और वहां से एक भूरा लिफाफा निकाला जो अच्छी तरह सील किया हुआ था। उस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ही खतरनाक और चालाक मुस्कान थी। उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, जैसे कि उन्होंने अपनी किसी बड़ी साजिश का सबसे जरूरी कदम पूरा कर लिया हो। उन्होंने वो लिफाफा अपने हैंडबैग में रखा और तेजी से बाहर निकल गईं, जैसे परिवार के पास जा रही हों। लेकिन जैसे ही वो सबकी नजरों से दूर हुईं, उन्होंने तुरंत दूसरी टैक्सी रोकी और सीधे मेरे अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ी। उन्होंने सबको यही बहाना बताया कि गांव में कोई बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए उन्होंने बाद वाली फ्लाइट बुक कर ली है। परिवार वाले पहले निकल जाएं, वो बाद में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी। उनकी हंसी मजाक की आवाजें बाहर हो रही बारिश से भी ज्यादा तेज थीं। पूरे परिवार को लेकर टैक्सी निकल गई और अपने साथ उन रिश्तेदारों की बेफिक्री भी ले गई। उसके थोड़ी देर बाद सास दूसरी तरफ चली गई। उन्होंने अपना छोटा सा हैंडबैग इतनी कसकर पकड़ रखा था जैसे उसमें कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। रात के करीब 8 बजे जब बारिश थोड़ी हल्की हो गई और सिर्फ पेड़ों के पत्तों से बूंदें टपक रही थी, तभी मुझे दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा सास वापस आ गई हैं। मैं खुश होकर उन्हें रिसीव करने के लिए उठी। हाँ, वो वही थी, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा जल्दी में लग रही थी। अपने वादे के मुताबिक वो ना तो दलिया लाई थी और ना ही कोई हेल्दी खाना। उनके कंधे पर बस वही छोटा सा हैंड बैग था और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो कोई गलत काम करके आई हो। घर के अंदर आते ही उन्होंने मुझे सोफे पर थका हुआ लेटा देखा और बोली कि मैं कमरे में जाकर लेट जाऊं ताकि हवा ना लगे। फिर उन्होंने कहा कि आर्यन निकल चुका है, वो बस थोड़ी देर के लिए मुझे देखने आई थी, लेकिन अब गांव में एक जरूरी काम आ गया है, इसीलिए उन्हें आज रात ही निकलना पड़ेगा। वो बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी। उनकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी और आखिर में हमारे बेडरूम पर जाकर रुक गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो तो हमेशा ऊंची आवाज में बोलती थी, फिर आज इतनी घबराई हुई और बेचैन क्यों थी? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहीं बैठी रहूं। वो कमरे से तकिया लेकर आती हैं ताकि मैं आराम से लेट सकूं। इतना कहकर वो तेजी से हमारे बेडरूम में चली गईं। मैं लिविंग रूम में बैठी रही, लेकिन मेरा दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। एक औरत का दिल, खासकर जब वो माँ बनने वाली हो, बहुत जल्दी सब महसूस कर लेता है। तभी मुझे अंदर से कुछ सरसराहट की आवाज आई, जैसे किसी ने गद्दा उठाकर फिर धीरे से नीचे कुछ रख दिया हो। मैं सोचने लगी कि सिर्फ तकिया लेने के लिए गद्दा उठाने की क्या जरूरत थी। थोड़ी देर बाद सास बाहर आई। इस बार उनका चेहरा थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उनकी जल्दबाजी अभी भी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि अब वो चलती हैं और मुझे समझाया कि रात में दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लेना।
अगर कोई दिक्कत हो तो पड़ोसियों को फोन कर देना या खुद टैक्सी करके हॉस्पिटल चली जाना, क्योंकि वो गांव जा रही हैं और पता नहीं कब वापस आएंगी। मैं उन्हें दरवाजे से बाहर जाते हुए देखती रही, लेकिन मेरे मन में बहुत बड़ा शक पैदा हो चुका था। वो कह रही थी कि गांव जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे किसी पार्टी में जा रही हों। होठों पर चमकदार लाल लिपस्टिक और पैरों में हाई हील की सैंडल। अब मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बेडरूम तक पहुंची। कमरा बिल्कुल पहले जैसा ही था। हमारा शादी वाला बेड हल्की नीली चादर से ढका हुआ था। मैं बेड के सिरहाने पहुंची जहां से अभी थोड़ी देर पहले आवाज आई थी। मैंने झुककर पूरी ताकत से गद्दे का एक कोना उठाया और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना ही भूल गया हो। गद्दे के नीचे ठीक उसी जगह जहां मैं रोज सोती थी, एक गहरे भूरे रंग का लिफाफा रखा था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। उस पर ना किसी का नाम था ना कोई पता, बस टेप से अच्छी तरह सील किया गया था। मेरी सांस अटक गई। मेरे बिस्तर के नीचे इसे छिपाने की क्या जरूरत थी? क्या यही वो ताबीज था जिसके बारे में आर्यन अक्सर कहता था कि मां मंदिर से लाती है? लेकिन अगर ताबीज ही था तो उन्होंने मुझे सीधे हाथ में क्यों नहीं दिया? इसे चोरी छिपे रखने की क्या जरूरत थी? मैंने लिफाफा हाथ में लेकर महसूस किया कि उसके अंदर कुछ मोटे कागज हैं। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा। मैंने सोचा अभी इसी वक्त इसे खोल दूं, लेकिन मेरे हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मैं बेड के किनारे बैठ गई और उस लिफाफे को ऐसे देखती रही जैसे उसके अंदर कोई खतरनाक राज छिपा हो। दिल के किसी कोने में मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैंने इसे खोल लिया तो शायद मेरी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं काफी देर तक वहीं बैठी रही। वो भूरा लिफाफा मेरे दिमाग पर किसी भारी पत्थर की तरह दबाव बना रहा था। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आखिर सास क्या करने वाली थी? उन्हें ये सब इतनी चोरी छिपे क्यों करना पड़ा? अगर मैंने वो आवाज ना सुनी होती तो शायद मुझे इस लिफाफे के बारे में तब तक पता भी नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो जाती। मैंने लिफाफे को देखा, फिर खिड़की के बाहर उस गहरी रात को देखा जो पूरे शहर को अपने अंदर समेट चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वो इसे मुझसे छिपाना चाहती थी तो इसका मतलब साफ था कि वो नहीं चाहती थी कि मुझे इसकी भनक भी लगे, और अगर उनका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का था तो मैं चुप बैठकर उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं उठी और लिविंग रूम के कोने में रखे पुराने अखबारों के ढेर के पास गई। वहां से कुछ पीले पड़ चुके अखबार निकाले और कैंची से उन्हें बिल्कुल उसी साइज में काट लिया जितने अंदर वाले कागज थे। फिर मैंने अपनी मेज की दराज से दूसरा लिफाफा निकाला और उन अखबारों को उसके अंदर रख दिया। बड़ी सावधानी से उसे भी बिल्कुल उसी तरह टेप से बंद कर दिया जैसे सास ने किया था। उसके बाद मैं फिर बेडरूम में गई, गद्दा उठाया और अखबारों वाला नकली लिफाफा ठीक उसी जगह पर रख दिया। ये सब करते करते मेरी तो सांस ही फूल गई और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी मेरे पेट में पहले से भी ज्यादा तेज दर्द उठा। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकती। जो घर कभी मेरा अपना था वही अब मुझे किसी खतरनाक जाल जैसा लगने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े और बच्चे के लिए रखा हुआ जरूरी सामान एक छोटे से बैग में रखा। ज्यादा सामान नहीं लिया ताकि किसी को शक ना हो। असली लिफाफा मैंने अपने हैंडबैग में रख लिया। फिर दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे बाहर गलियारे में निकल आई। इस वक्त मेरा हर कदम दर्द से भरा हुआ था, लेकिन वहां से निकल जाने की जिद मुझे हिम्मत दे रही थी। मैं नीचे लॉबी में पहुंची और एक टैक्सी बुला ली। ड्राइवर ने मेरा बड़ा सा पेट देखकर घबराकर पूछा कि क्या हॉस्पिटल जाना है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया और जितना हो सके शांत होकर उससे कहा कि मुझे शहर के बाहर मेरे गांव छोड़ दें। ड्राइवर ने अंधेरी रात की तरफ देखा और मुझे अकेले देखकर थोड़ा झिझका, लेकिन मेरे चेहरे का फैसला देखकर उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। टैक्सी रात के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। शहर की चमकती रोशनियां पीछे छूटती जा रही थीं। मैं पिछली सीट पर बैठी अपना हैंडबैग कसकर पकड़े खिड़की के बाहर देख रही थी। कुछ घंटों के बाद हेडलाइट की रोशनी में धान के खेत दिखाई देने लगे और खिड़की की हल्की सी दरार से मिट्टी और पकी हुई फसल की खुशबू अंदर आने लगी। पता नहीं क्यों
मेरा दिल धीरे धीरे हल्का होने लगा। आगे जो भी होने वाला था, लेकिन एक बात तय थी कि मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की हर कीमत पर रक्षा करूंगी। जब मैं अपने मम्मी पापा के घर पहुंची तो बरामदे में से आती गरम पीली रोशनी दिखाई दी। पापा चाय पी रहे थे और माँ सुबह बाजार ले जाने के लिए सब्जियां तैयार कर रही थी। आधी रात को अपनी बेटी को इतने बड़े पेट और सिर्फ एक हैंडबैग के साथ अचानक सामने देखकर दोनों घबराकर बाहर दौड़ पड़े। जैसे ही मैंने माँ का परेशान चेहरा देखा, वैसे ही पूरे दिन से अंदर दबा हुआ डर, गुस्सा और बेइज्जती सब आंसुओं से बनकर बाहर निकल आया। मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और मेरा दूसरा हाथ अब भी उस हैंडबैग को कसकर पकड़े हुए था जिसके अंदर सास का सबसे खतरनाक राज छिपा हुआ था। माँ मुझे घर के अंदर ले गईं। उन्होंने मुझे एक कप गरम अदरक वाली चाय दी। चाय पीने के बाद जब मैं थोड़ा संभली तब मैंने अपना हैंडबैग खोलने की हिम्मत की। मम्मी और पापा मेरे सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे पर टेंशन और बेचैनी साफ दिख रही थी। मैंने कांपते हाथों से वो लिफाफा बाहर निकाला और छोटी कैंची से उसका ऊपरी हिस्सा धीरे से काट दिया। अंदर रखे सारे कागज लकड़ी की मेज पर फैल गए। सबसे ऊपर जो पेपर था वो सीपीएम नाम के एक प्राइवेट क्लिनिक का मेडिकल सर्टिफिकेट था। उस पर मेरा नाम साफ लिखा था, तान्या, उम्र भी। और जैसे ही मेरी नजर बीमारी वाले कॉलम पर गई, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसमें लिखा था पैरानॉइड, सिजोफ्रेनिया, प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन, डिलीवरी के बाद गंभीर डिप्रेशन का हाई रिस्क, जिससे खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसी हरकतें हो सकती हैं। साथ में इमोशनल डिसऑर्डर के लक्षण और आगे लगातार निगरानी और जांच की जरूरत भी लिखी थी। नीचे क्लिनिक की लाल मोहर लगी थी और किसी ऐसे डॉक्टर के साइन थे जिसका नाम मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। मम्मी ने वो कागज उठाया, उसे बार बार पढ़ा और फिर कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है बेटी? लोग तुम्हें पागल क्यों साबित करना चाहते हैं? मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गला पूरी तरह भर चुका था। मैंने दूसरा कागज खोला। इस बार वो प्रॉपर्टी और पैसों के अधिकार छोड़ने वाला शपथ पत्र था। उसमें लिखा था कि मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से अपना अपार्टमेंट और 50 लाख रुपए की बचत का पूरा कंट्रोल अपनी सास को दे रही हूँ। आगे ये भी लिखा था कि अगर मुझे लंबे इलाज के लिए कहीं भर्ती होना पड़े तो मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल और उसकी परवरिश का पूरा अधिकार भी मेरी सास के पास रहेगा। मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये कोई गलतफहमी नहीं थी, ये बहुत सोच समझकर रची गई बेहद खतरनाक और घटिया साजिश थी। मेरी सास चाहती थी कि बच्चा पैदा होते ही मुझे पागल खाने भेज दिया जाए ताकि वो मेरी सारी प्रॉपर्टी और वो सब कुछ हड़प ले जो मैंने और मेरे पति ने सालों की मेहनत से कमाया था। वो मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लेना चाहती थी जिसे मैं इतनी तकलीफ सहकर इस दुनिया में लाने वाली थी। अब मुझे समझ आ गया कि आर्यन की अचानक आई बिजनेस ट्रिप और पूरे परिवार का जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने जानबूझकर मुझे घर में अकेला छोड़ने का पूरा इंतजाम किया था। शायद इसके बाद वो ऐसा ड्रामा करते कि सबको लगे मैं सच में पागल हूँ। फिर इन्हीं कागजों के दम पर मुझे जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा देते। उस नकली लाल मोहर को देखकर साफ समझ आ गया कि ये सब तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर रखी थी। मेरे अंदर अचानक इतना गुस्सा उठा कि मेरा सारा डर उसी में दब गया। मैंने अपने माता पिता की तरफ देखा। दोनों सीधे साधे किसान थे और अपनी समधन की ऐसी घटिया सोच देखकर हैरान थे। पापा ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। सूखी सी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उन्होंने दांत बींचकर कहा, वो लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। अपनी ही बहू को लूटने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हैं। मम्मी मुझे गले लगाकर रोने लगी और बार बार कहती रही, मेरी बेचारी बेटी, तू आखिर कैसे ऐसे सांपों के बीच में फंस गई। मैंने उन कागजों को कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में अब डर नहीं था, एक ठंडा सा फैसला था। अब मैं पहले वाली चुप रहने वाली और सब कुछ सहने वाली पत्नी नहीं थी। उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब लड़ाई होगी। मैं उन्हें किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दूंगी। जो कागज मेरे लिए मौत का फरमान बनकर आए थे, अब वही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेंगे। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से अपने बच्चे से कहा, तू बिल्कुल डर मत, तेरी माँ किसी को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। गांव की रात अजीब तरह से शांत थी।
बस केले के पेड़ों के बीच झिंगुरों की आवाज आ रही थी और ऊपर चलता पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। मैंने उस शपथ पत्र और नकली मेडिकल रिपोर्ट की हर लाइन बहुत ध्यान से पढ़ी। बाहर भले ही गर्मी और उमस थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। पापा मेरे पास बैठे थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मम्मी लगातार रो रही थी। उनके कंधे पर एक तौलिया रखा था और वो बार बार मुझे और मेरे बड़े से पेट को दर्द भरी नजरों से देख रही थी। मैंने खुद को जितना हो सके शांत करने की कोशिश की ताकि पूरी बात समझ सकूं। जिस अपार्टमेंट में मैं और आर्यन रहते थे, वह हमारी 5 साल की मेहनत और बचत से खरीदा गया था। उसमें मेरे माता पिता के दिए हुए पैसे भी लगे थे, जो उन्होंने मेरी शादी के वक्त अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर मुझे दिए थे। और जो 50 लाख रुपए की बचत थी, वो भी मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी। मैंने एक्स्ट्रा काम करके और ऑनलाइन सामान बेचकर न जाने कितनी रातें जागकर वो पैसा जोड़ा था। लेकिन मेरी सास, जो हर वक्त ईमानदारी और संस्कार की बातें करती थी, उसी ने इतनी बेशर्मी से सब कुछ छीनने की साजिश रच डाली थी। मैंने शपथ पत्र फिर से ध्यान से पढ़ा। सब कुछ बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया गया था। उसमें लिखा था कि मुझे सिजोफ्रेनिया है और मैं अक्सर अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रख पाती। इसलिए अपने होने वाले बच्चे की प्रॉपर्टी सुरक्षित रखने के लिए मैं अपनी मर्जी से सारी संपत्ति अपनी सास के नाम पर कर रही हूँ। सबसे घिनौनी बात यह थी कि उसमें यह भी लिखा था कि अगर इलाज के दौरान मैं किसी बात का विरोध करूं तो मेरी सास को मेरे ऊपर किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने का पूरा अधिकार होगा। मतलब मेरी आज़ादी और मेरी जिंदगी दोनों उनके हाथ में चली जाती। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में पूछा, आखिर आर्यन अपनी माँ को ऐसा पाप करने कैसे दे सकता है? वो तो कितना अच्छा लड़का था, गांव आता था, सबकी इज्जत करता था। आखिर उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? मैं बस कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला पाई। आर्यन बदला नहीं था। शायद उसकी कमजोरी और आगे बढ़ने की चाह ने उसे बुराई का साथी बना दिया था। मेरी डिलीवरी में सिर्फ कुछ दिन बचे थे, फिर भी वो बिजनेस ट्रिप पर चला गया। ऐसा नहीं था कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती थी। वो इसलिए गया ताकि जब उसकी माँ ये सब करे तो वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वो अपने हाथ साफ रखना चाहता था ताकि आगे उसकी तरक्की पर कोई दाग ना लगे और सारे गंदे काम का इल्जाम उसकी माँ पर ही आए। काफी देर तक कमरे में चुप्पी रही। फिर पापा ने गहरी और मजबूत आवाज में कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू यहीं रहेगी। हमारा घर भले छोटा है, लेकिन तेरे और तेरे बच्चे के लिए खाने पहनने की कभी कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, इस देश में अभी भी कानून है, वो लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने मम्मी से कहा कि सुबह होते ही हमारे पुलिस वाले रिश्तेदार चाचा को बुलाओ, उनसे पूछेंगे शिकायत कैसे करनी है। मेरी नज़र मेज पर रखे फ़ोन पर गई। फ़ोन बिल्कुल शांत था। ना आर्यन का कोई मैसेज आया था और ना ही ससुराल से किसी का। वो लोग सिंगापुर की अपनी मौज मस्ती में बिजी थे। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं अभी भी उसी अपार्टमेंट में बैठी हूँ और डर के मारे रो रही हूँ। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। उनके लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वो ये भूल गए कि जब एक माँ को उसके बच्चे के लिए लड़ना पड़ता है, तब उससे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं होता। मैंने सारे कागज समेटे और उन्हें पापा के पुराने बैग में संभाल कर रख दिया। मुझे पता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। मेरा परिवार मेरे साथ था और सच भी मेरे साथ था। अगर मेरी सास मुझे पागलखाने भेजना चाहती थी और मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी, तो अब वो इंतजार करे। मैं उसे दिखाऊंगी कि धोखे और लालच की कीमत कितनी भारी पड़ती है। रात के करीब 2 बजे अचानक दर्द बहुत तेज हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरा पेट जोर से सिकुड़ रहा हो और कमर से लेकर आगे तक दर्द की तेज लहर दौड़ गई हो। मैंने उठने की कोशिश की। मैं मम्मी को आवाज देने ही वाली थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कोई गर्म तरल मेरी टांगों से बह रहा है। मैं समझ गई मेरी पानी की थैली फट चुकी है। मैंने धीरे से कहा, माँ। दर्द की वजह से मेरी आवाज कांप रही थी। मम्मी की नींद बहुत हल्की थी। मेरी आवाज सुनते ही वो तुरंत उठ गईं। उन्होंने लाइट जलाई और भागकर मेरे पास आ गईं। पापा भी जाग गए। उन्होंने जल्दी से अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली ताकि जन कल्याण अस्पताल जाकर एम्बुलेंस बुला सकें। पूरा गांव गहरी नींद में था। बस
हवा चल रही थी और बांस के पेड़ों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। मम्मी गर्म पानी तैयार कर रही थी, साथ ही मेरी पीठ सहला रही थी और बार बार मुझे हिम्मत दे रही थी। वो कह रही थी, गहरी सांस लो बेटी, खुद को शांत रखो, सब ठीक होगा, बच्चा आराम से पैदा होगा। इमरजेंसी लैंप की हल्की रोशनी में जब मैंने अपनी माँ का थका हुआ चेहरा देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर आज मैं शहर में होती, अगर वक्त रहते वहां से निकल नहीं पाती, तो शायद मुझे ये सब अकेले उन ठंडी दीवारों के बीच झेलना पड़ता। मम्मी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी मेहनत से सख्त हुई हथेलियों ने मुझे एक नई ताकत दे दी। मैंने उसी वक्त खुद से वादा किया कि मुझे अपने बच्चे के लिए और अपने लिए मजबूत बनना होगा। मैं हार नहीं मान सकती, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। दर्द अब और भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर में कोई सुइयां चुभो रहा है। मैंने अपने होंठ कसकर भींच लिए ताकि मेरे मुंह से जोर की चीख ना निकले और मम्मी पापा और ज्यादा परेशान ना हो जाएं। लगभग आधे घंटे बाद जन कल्याण अस्पताल की एम्बुलेंस आ गई, जिसे मेरे पापा ने पहले ही बुला लिया था। डॉक्टर और नर्सों ने जल्दी से मुझे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। मेरी माँ पहले से नवजात बच्चे के लिए तैयार किया हुआ बैग उठा लाई। जाते जाते उन्होंने पापा से कहा कि वो घर पर ही रहें और कोई भी खबर होगी तो तुरंत फोन कर दें। एम्बुलेंस की नीली और लाल लाइटें लगातार चमक रही थी। मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई सड़क के दोनों तरफ पीछे छूटते पेड़ों को देख रही थी। मुझे अपने पेट में अपने बच्चे की धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे वो भी मेरे साथ इस दुनिया में आने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हो। लेबर रूम में पहुंचते ही दवाइयों और कीटाणुनाशक, तेज गंध और ऊपर जल रही सफेद लाइटों ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। डॉक्टरों ने चेक किया और बताया कि गर्भाशय 6 सेंटीमीटर खुल चुका है और अब तुरंत डिलीवरी की तैयारी करनी होगी। मेरी माँ को दरवाजे के बाहर ही रोक दिया गया, लेकिन दरवाजे की छोटी सी दरार से मैं उन्हें इधर उधर टहलते हुए देख पा रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इतने दर्द के बीच भी मुझे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। अब ना मुझे आर्यन याद आ रहा था और ना ही अपनी चालाक सांस। मेरे मन में बस मेरा बच्चा था और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की चाह थी। हर लेबर पेन मुझे पूरी तरह से तोड़ दे रहा था। माथे से पसीना बहकर बालों तक पहुंच रहा था। डॉक्टर बार बार मुझे हिम्मत दे रहे थे और कह रहे थे कि हिम्मत रखो, बच्चे का सिर दिखाई देने लगा है। मैंने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी सांसें और अपना सारा प्यार उसी पल में समेट दिया। तभी अचानक शरीर हल्का सा महसूस हुआ और अगले ही पल पूरे कमरे में एक जोरदार रोने की आवाज गूंज उठी। मैंने राहत की लंबी सी सांस ली और मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मेरा बच्चा उन लोगों के बीच इस दुनिया में आया था जो सच में उससे प्यार करते थे। ऐसी जगह जहां किसी धोखे की कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर मेरी बच्ची को मेरी तरफ लेकर आए। उसका चेहरा लाल था, उसके काले चमकदार बाल थे और उसके छोटे छोटे हाथ हवा में हिल रहे थे। उसे देखते ही मुझे लगा जैसे पिछले कई दिनों का हर दर्द, हर बेइज्जती एक पल में खत्म हो गई हो। वो भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा थी और वही मेरे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की सबसे बड़ी वजह भी थी। मैंने उसका नाम श्रेया रखा। नाम बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें मेरी बेटी के लिए मेरी सारी दुआएं छिपी थीं। मैं चाहती थी कि उसकी जिंदगी हमेशा सुकून से भरी रहे, हर मुश्किल के सामने भी उसका मन शांत रहे। मुझे नहीं चाहिए था कि वो बहुत अमीर बने, मैं बस चाहती थी कि वो ईमानदार और दयालुता से जिए जो उसके पिता के परिवार ने बहुत पहले खो दी थी। श्रेया मेरी गोद में आराम से सो रही थी। उसके छोटे छोटे होंठ कभी कभी ऐसे हिलते जैसे वो कोई प्यारा सा सपना देख रही हो। मेरी माँ अपने नातिन को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा कि देखो तो, बच्ची की नाक बिल्कुल अपनी माँ पर गई है और उसकी आंखें अपने नाना जैसी काली और चमकदार हैं। अगली सुबह मेरे पापा भी अस्पताल पहुंच गए। वो मेरे बेड के पास खड़े हुए और उन्होंने बहुत प्यार से अपनी नातिन के छोटे से पैर को छुआ। मुस्कुराते हुए बोले कि ये बच्ची बहुत फुर्तीली है और आगे चलकर जरूर बहुत समझदार और मजबूत लड़की बनेगी। गांव के उस छोटे से अस्पताल का कमरा परिवार के प्यार से भरा हुआ था। आसपास जो लोग अपने मरीजों से मिलने आए थे, वो भी मेरे पास हालचाल पूछने आ जाते। कोई संतरे दे जाता तो कोई दूध का डिब्बा।
हमारे गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। उनके पास भले ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे शहर वाला वो बड़ा और मॉडर्न अपार्टमेंट याद आया, जहां हर तरह की सुविधा थी। एसी था, लकड़ी का फर्श था, लेकिन इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। अस्पताल में रहते हुए मैंने अपना पूरा समय अपनी बेटी की देखभाल करने और आगे क्या करना है यही सोचने में बिताया। मुझे पता था कि कुछ ही दिनों में जब मेरे ससुराल वाले अपनी ट्रिप से वापस आएंगे, तब असली तूफान शुरू होगा। वो मुझे ढूंढेंगे, उन्हें लिफाफा बदलने वाली साजिश का पता चलेगा और फिर वो मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। मैंने सोती हुई श्रेया को देखा और मन ही मन खुद से कहा कि अब मुझे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनना होगा। अब मैं सिर्फ अपने लिए या पैसों और घर के लिए नहीं लड़ रही थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि मुझे अपनी बेटी को एक साफ और सुरक्षित माहौल देने का हक बचाना था। मेरी माँ मेरे लिए पौष्टिक दलिया और ताजी हरी सब्जियां बनाकर लाती थी। वो कहती थी कि अच्छे से खाओ, ताकि बच्ची को दूध पिलाने की ताकत भी रहे और दुश्मनों से लड़ने की हिम्मत भी। माँ उन्हें हमेशा दुश्मन ही कहती थी और वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने धोखे से मेरे खिलाफ जंग शुरू की थी और अब मैं सच और कानून के दम पर उसका जवाब देने वाली थी। मैंने पापा से कहा कि वो उस सीपीएम क्लिनिक के बारे में पूरी जानकारी निकालें। पापा ने बताया कि कस्बे में इसी नाम का एक छोटा सा प्राइवेट क्लिनिक है और उसका मालिक मेरी सास का पुराना जानकार है। धीरे धीरे सारी बातें एक तस्वीर की तरह साफ होने लगीं, जिसमें अंधेरा भी था और उजाला भी। मैंने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा, जहां सुबह की पहली धूप पत्तों के बीच से झांक रही थी। वहीं से मेरी और श्रेया की नई जिंदगी भी शुरू हो रही थी। अब मैं वो औरत नहीं रहने वाली थी जो आंख बंद करके अपने पति की हर बात मान ले और बस घर के कामों में लगी रहे। अब मैं एक माँ थी और इस जिम्मेदारी ने मुझे एक योद्धा बना दिया था। जब भी श्रेया भूख लगने पर रोती थी, मुझे यही याद आता था कि अब मुझे 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। डिलीवरी के तीसरे दिन मेरा फोन, जो हमेशा साइलेंट पर रहता था, अचानक लगातार बजने लगा। स्क्रीन पर आर्यन का नाम चमक रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी माँ को चुप रहने का इशारा किया और कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से आर्यन की आवाज आ रही थी। वहां काफी शोर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो, शायद अपने प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मना रहा था। उसने बिल्कुल औपचारिक अंदाज में पूछा कि तुम्हारी डिलीवरी हुई या नहीं, और अब तबीयत कैसी है। फिर बोला कि काम में बहुत बिजी होने की वजह से ज्यादा फोन नहीं कर पाया और मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तो मेरी देखभाल के लिए मेरे साथ ही है। उसकी बातें सुनकर मुझे उसके दिखावे से घिन आने लगी। मैंने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया कि अभी मेरी डिलीवरी नहीं हुई है और मैं घर पर आराम कर रही हूँ। मैं देखना चाहती थी कि वो ये ड्रामा आखिर कब तक करेगा। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद आखिर वो अपने असली मुद्दे पर आ ही गया। उसने बड़े आराम से पूछा कि माँ ने तुम्हें ताबीज वाला लिफाफा दिया था ना। माँ कह रही थी कि उसे तकिए या गद्दे के नीचे रखना बहुत जरूरी है, तभी असर होगा। तुमने उसे ठीक से रख दिया ना। उसके सवाल पर मैं अंदर ही अंदर कड़वाहट भरी मुस्कान हंस दी। तो ये उसका तरीका था, ये पता लगाने का कि जाल सही तरह से बिछा है या नहीं। मैंने भी बिल्कुल आराम से जवाब दिया कि हाँ, माँ आई थी और मैंने वो लिफाफा सबसे सुरक्षित जगह पर रख दिया है। तुम्हें उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आर्यन की बात सुनी तो उसकी आवाज में साफ राहत और खुशी महसूस हो रही थी। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बस माँ की बात मान लो, सब फिर ठीक हो जाएगा। उसने ये भी कहा कि वो कल जल्दी वापस आ जाएगा, ताकि अगर डिलीवरी के कोई भी साइन आए तो वह हम दोनों को तुरंत अस्पताल ले जा सके। मैंने फोन काट दिया। उस पल मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। जिस आदमी से मैंने कभी प्यार किया था, जो मेरे बच्चे का पिता था, वही अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को उस वक्त पागल खाने भेजने की साजिश रच रहा था, जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने पूरी बातचीत अपने मम्मी पापा को बता दी। पापा ने बस एक गहरी सांस ली और बोले कि दुनिया में ऐसे एहसान फरामोश लोग भी होते हैं। माँ गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने कहा कि बस इंतजार करो, जब वो यहाँ आएंगे और तुम्हें और हमारी श्रेया को देखेंगे, तब उनके चेहरे देखने लायक होंगे।
मैंने माँ से कहा कि अभी गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें और सबूत इकट्ठा करने होंगे। मैं नहीं चाहती थी कि ये मामला सिर्फ एक घरेलू झगड़ा बनकर रह जाए। मैं चाहती थी कि जाली दस्तावेज बनवाने और प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश के लिए उन्हें कानून के सामने जवाब देना पड़े। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त वृंदा से संपर्क किया। कॉलेज के दिनों से वो मेरी दोस्त थी और अब मुंबई की एक जानी मानी वकील बन चुकी थी। मैंने उसे पूरी बात बताई और लिफाफे में मिले सारे कागजों की तस्वीर भेज दी। सब कुछ सुनने के बाद वृंदा कुछ देर तक बिल्कुल चुप रही। फिर उसने कहा कि मामला बहुत गंभीर है। ये अब सास बहू का झगड़ा नहीं है, बल्कि सीधा क्रिमिनल केस है। वृंदा ने सलाह दी कि मैं गांव वापस आने की बात किसी को भी पता न चलने दूं और ऐसा दिखाऊं जैसे मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, ताकि वो लोग खुद अपनी गलतियां करते रहें और हमारे पास और सबूत आते जाएं। आर्यन के फोन ने एक बात पूरी तरह से साफ कर दी थी। वो सास की पूरी प्लानिंग जानता था। वो किसी धोखे में नहीं था, बल्कि इस साजिश का बराबर का हिस्सा था। ये सच जितना दर्दनाक था, उतना ही मुझे मजबूत भी बना रहा था। मैंने अपनी गोद में दूध पीती हुई श्रेया को देखा और मन ही मन सोचा कि मेरी बेटी को ऐसे पिता की जरूरत नहीं है और मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसे पति की जरूरत नहीं है। वृंदा ने मेरे भेजे हुए सारे फोटो ध्यान से देखने के बाद फिर फोन किया। उसने कहा कि सबसे पहले सीपीएम क्लिनिक की कानूनी मान्यता और उस डॉक्टर की पहचान पता करनी होगी जिसने उस मानसिक जांच वाली रिपोर्ट पर साइन किए हैं। उसने भरोसा दिलाया कि मेडिकल फील्ड में उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जरिए वो पता लगाएगी कि उस क्लिनिक को ऐसी जांच करने का अधिकार है भी या नहीं। अगर ये बात साबित हो गया कि सारे दस्तावेज फर्जी हैं, तो सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारे पास मजबूत आधार होगा। वृंदा के अलावा ससुराल में मेरा एक और गुप्त साथी था। वो थी चारू, जो आर्यन के बड़े भाई की पत्नी थी। चारू बहुत सीधी सादी और अच्छी औरत थी। सास कई सालों से उन्हें सिर्फ इसलिए दबाती और बेइज्जत करती आ रही थी क्योंकि उनका मायका गरीब था। वो हमेशा उनकी तुलना मुझसे करती रहती थी, जिसकी वजह से हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच भी थोड़ी दूरी आ गई थी। लेकिन मैं जानती थी कि चारू दिल की बहुत साफ इंसान है। मैंने एक सुरक्षित ऐप के जरिए उन्हें मैसेज करके सफर के बारे में पूछा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार घर लौटने की तैयारी कर रहा है। उनके मैसेज से ही साफ लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई हैं। उन्होंने बताया कि जाने से एक रात पहले वो गलती से सास के कमरे के पास से गुजरी थी और वहां उन्होंने सास और ईशानी को मेरी डिलीवरी हो जाने के तुरंत बाद मुझे किसी दूर के पागल खाने में भर्ती कराने की पूरी प्लानिंग करते हुए सुना था। सास ईशानी से ये भी कह रही थी कि काम पूरा हो जाने के बाद वो उसे इतनी बड़ी रकम देंगी कि वो आराम से नई कार खरीद सके। चारू ने कहा कि वो बहुत डरी हुई है, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है क्योंकि उन्हें डर है कि सास उन्हें घर से निकाल देगी। उनके मैसेज पढ़कर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि उस घर में अभी भी कोई ऐसा इंसान है जो मेरे बारे में सोचता है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि घर पहुंचने के बाद वो सास और आर्यन की हर अगली चाल पर नजर रखें। चारू तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि अब वो भी इस गलत और घटिया हरकत को और नहीं सह सकती। उधर वृंदा ने मुझे एक और बड़ी खबर दी। उसने बताया कि उसे सास के घर में पहले काम कर चुकी एक नौकरानी से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। उस नौकरानी को सास ने बिना तनख्वाह दिए ही घर से निकाल दिया था, इसीलिए वो आज तक उनसे नाराज थी। उस रिकॉर्डिंग में सास साफ साफ कह रही थी कि उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किसी से नकली मोहर और फर्जी साइन बनवाए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत था, जिसे ढूंढने में वृंदा ने काफी मेहनत की थी। मैं अपने घर के बरामदे में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था। सब कुछ अब अपनी जगह पर आता जा रहा था। मेरे पास एक बेहतरीन वकील थी, मजबूत सबूत थे, गवाह था और सबसे बड़ी बात, मेरे मायके का पूरा साथ था। इस लड़ाई में अब मैं बिल्कुल अकेली नहीं थी। मैंने पालने में सो रही श्रेया को देखा। उसके छोटे छोटे हाथ धीरे धीरे हिल रहे थे। मैंने मन ही मन कहा कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। कल मेरे ससुराल वाले इंडिया लौट आएंगे। उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उन्होंने जो जाल बिछाया था, मैं उसे पहले ही तोड़ चुकी हूँ। मैं सोच सकती थी कि जब सास को असली शपथ पत्र नहीं मिलेगा तो उनका चेहरा कैसा पड़ जाएगा।
मैं आर्यन की घबराहट भी साफ देख सकती थी जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई है। अपने इस आखिरी सुकून का जितना मजा लेना है ले लो, क्योंकि कल से इस पूरे खेल की कमान मेरे हाथ में होगी। न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन मिलेगा जरूर। सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट दोपहर में एयरपोर्ट पर उतर चुकी थी। उसी फ्लाइट से सास का पूरा परिवार वापस आया था। उनके साथ महंगे ब्रांडेड सामानों से भरे कई बैग भी थे। टैक्सी से उतरते ही जैसे ही सब लोग अपार्टमेंट की लॉबी में पहुंचे, सास ने जल्दी से आर्यन को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी थी और हल्की सी बेचैनी भी, जिसे वो चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस वक्त तान्या या तो लेबर पेन से बिस्तर पर होगी या फिर उन नकली मेडिकल रिपोर्ट को देखकर पूरी तरह से डर चुकी होगी। लेकिन जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाजा खुला, अंदर से सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा बाहर आई, जिसने वहां खड़े हर इंसान को एक पल के लिए चुप करा दिया। घर अजीब तरह से साफ सुथरा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां कोई रहता है। ना किसी इंसान के होने का एहसास था और ना ही कहीं से लगता था कि इस घर में कोई प्रेग्नेंट औरत रह रही है। सास ने आर्यन को साइड में किया और बिना कुछ पूछे सीधे बेडरूम में चली गईं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि तान्या कहाँ है। उनकी नज़र सबसे पहले बेड पर गई। वो झट से बिस्तर के पास पहुंची और अपने सोने की अंगूठियों से भरे हाथों से गद्दे का कोना उठाया। उन्हें पूरा यकीन था कि वहीं भूरा लिफाफा वहीं पर रखा मिलेगा, जिसमें उनकी लालच से जुड़ी सारी ताकत और दौलत छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा तो उनके सामने सिर्फ पुराने पीले पड़ चुके अखबार पड़े थे, जिन्हें बड़ी सफाई से मोड़कर रखा गया था ताकि जगह भरी हुई लगे। ये देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जो चेहरा कुछ देर पहले खुशी से चमक रहा था, वो पल भर में पीला पड़ गया। लाल लिपस्टिक लगे उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने गुस्से में अखबारों को फर्श पर फेंक दिया और पागलों की तरह पूरा गद्दा उलट पुलट डाला, लेकिन असली लिफाफा कहीं नहीं मिला। आर्यन अपनी माँ का ये अजीब सा बर्ताव देखकर दौड़ कर आया और बोला, माँ क्या हुआ? आप इतनी परेशान होकर क्या ढूंढ रही हैं? सास ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, लिफाफा गायब है। यहाँ तो सिर्फ ये रद्दी कागज पड़े हैं। ये सुनते ही आर्यन के भी होश उड़ गए। उसने तुरंत अलमारी खोली तो देखा कि मेरा सारा पर्सनल सामान और डिलीवरी के लिए पहले से तैयार किया हुआ बैग भी गायब था। सास वहीं बेड के किनारे बैठ गईं और गद्दे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी। फिर चिल्लाकर बोली, अभी इसी वक्त तान्या को फोन लगा और पूछ वो कहाँ गई है और इस वक्त क्यों गायब हो गई। आर्यन ने घबराकर फोन निकाला। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कई बार गलत नंबर डायल हो गया। आखिर जब सही नंबर लगाया तो सामने से सिर्फ मशीन की आवाज आई कि ये नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मेरी इस खामोशी ने पूरे परिवार का सारा कॉन्फिडेंस एक पल में खत्म कर दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस शिकार को वो अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे थे, वो तो बहुत पहले ही निकल चुका था और जाते जाते सबसे जरूरी चीज भी बदल गया था। ईशानी दरवाजे पर खड़ी आराम से च्युइंगम चबा रही थी। घर का माहौल देखकर वो धीरे से बोली, लगता है भाभी को सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वो पहले ही भाग गईं। ये सुनते ही सास और भड़क गईं। उन्होंने ईशानी को डांटते हुए चुप रहने को कहा और आर्यन को हर हाल में मुझे ढूंढने का हुक्म दे दिया। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उनकी प्रेग्नेंट बहू इस वक्त अकेली कहाँ होगी। उन्हें सिर्फ उस लिफाफे की फिक्र थी जो मैं अपने साथ ले गई थी। अगर वो कागजात अधिकारियों के हाथ लग गए तो जेल या अस्पताल मुझे नहीं बल्कि उन्हें जाना पड़ेगा। पूरा दिन वो घर जो सफर से लौटने के बाद आराम की जगह होना चाहिए था, शक और डर का मैदान बन गया। आर्यन ने अपने सभी जानने वालों को फोन किया, दोस्तों से लेकर मेरे ऑफिस के लोगों तक सबको पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। जितनी देर तक मेरा कोई पता नहीं चला, सास उतनी ही बेचैन होती गई। आखिर वो फर्श पर लेटकर रोने लगी और कहने लगी कि इस घर की तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी चालाक बहू मिली। लेकिन उनके दिल के अंदर एक असली डर बैठ चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने उस सीधी सादी मेहनती लड़की को बहुत हल्के में ले लिया था। अगली सुबह जब पूरा परिवार मेरा कोई पता न मिलने की वजह से परेशान बैठा था, तभी आर्यन के काम वाले ऐप पर एक अनजान मैसेज आया।
उसमें अस्पताल के बेड पर लेटे एक गोरे गुलाबी से बच्चे की फोटो थी। साथ में मेरी पुरानी सहकर्मी का छोटा सा मैसेज लिखा था, पिता बनने की बहुत बहुत बधाई आर्यन। तुम्हारी पत्नी ने गांव के अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। असल में ये उसकी सहकर्मी की एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उसने उसी वार्ड में भर्ती दूसरी तान्या नाम की औरत के बच्चे की दूसरी फोटो भेज दी थी, लेकिन आर्यन इतना परेशान था कि उसने एक बार भी ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि बात सही है या नहीं। उसने वो फोटो अपनी माँ को दिखाई। बच्चे की तस्वीर देखते ही सास की आंखें चमक उठी, जैसे कि उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। कल तक जो डर और मायूसी उनके चेहरे पर थी, वो एक पल में गायब हो गई। वो खुशी से उछल पड़ी और बोली, यही है, यही तो हमारे परिवार का असली वारिस है। फिर फोटो की तरफ उंगली दिखाकर बोली, इसका माता देखो, इसकी थोड़ी देखो, सब कुछ हमारे खानदान पर गया है, इसमें जरा भी शक नहीं है। पोते की चाहत उनके सिर पर इतनी ज्यादा चढ़ चुकी थी कि कुछ देर के लिए वो गायब लिफाफे की बात भी भूल गईं। उनका पूरा रवैया बदल गया। उन्होंने आर्यन से कहा, अब यहाँ बैठकर रोने धोने से कुछ नहीं होगा। उन्हें पूरा यकीन था कि बेटा होने की वजह से ही मैं इतनी हिम्मत दिखाकर अपने गांव चली गई हूँ, ताकि ससुराल वालों को अपनी अहमियत दिखा सकूं। उन्होंने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया कि अभी इसी वक्त सबको तान्या के गांव चलना होगा, ताकि उनके जिगर के टुकड़े यानी उनके पोते को शहर वापस लाया जा सके। फिर उन्होंने ईशानी और अपने बड़े बेटे से कहा कि एक बार बच्चा उनके हाथ में आ गया तो तान्या खुद ही सारे कागजात और प्रॉपर्टी उनके नाम करने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं चाहती, और हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे का भविष्य सबसे अच्छा हो। लालच और बेटा ही सब कुछ है वाली पिछड़ी सोच ने सास को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि फोटो सच है भी या नहीं, या फिर तान्या आखिर चुप क्यों है। बस तुरंत घर में सबको फल, मिठाइयाँ और गिफ्ट तैयार करने के लिए कहने लगी। लेकिन ये सब अपनी बहू के लिए नहीं था, जो अभी अभी माँ बनी थी। ये सब तो गांव में अपने रिश्तेदारों के सामने रौब झाड़ने के लिए था। वो दिखाना चाहती थी कि वो शहर वाले हैं, उनके पास पैसा, ताकत और रुतबा है, और पोते पर सिर्फ उनका हक है। आर्यन भी अपनी माँ की बातों में बह गया। उसने खुद को समझा लिया कि शायद तान्या बस थोड़ी नाराज है। अब बेटा हो गया है तो दो चार मीठी बातें कर देगा तो बस सब पहले जैसा हो जाएगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि छोटे से गांव में उसकी पत्नी ने उनके स्वागत के लिए कुछ और ही सोच रखा है। वो अपनी माँ, बहन और दो दबंग रिश्तेदारों को लेकर गाड़ी से निकल पड़ा। ये वही लोग थे जिन्हें सास मायके बालों पर दबाव बनाने के लिए साथ लाई थी। सब सीधे शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ गए। पूरे रास्ते सास बस इसी बात में लगी रही कि पोते का नाम क्या रखेंगी और उसका पहला बर्थडे कितना शानदार करेंगी, ताकि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। उन्होंने आर्यन को ये भी समझाया कि जैसे ही पोता घर आए उसी शपथ पत्र के हिसाब से घर अपने नाम करवा लेना। अगर तान्या साइन करने से मना करे तो बच्चे का सहारा लेकर उसे डराना। उस वक्त सास की बेरहमी अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी। उन्होंने अपने ही पोते को अपने लालच का हथियार बना लिया था। काले रंग की बड़ी सी 7 सीटों वाली गाड़ी मेरे पापा के घर के बाहर आकर रुकी और पूरे रास्ते पर धूल उड़ गई। सबसे पहले सास नीचे उतरी। उन्होंने रेशम की साड़ी पहन रखी थी, गले में भारी सोने का हार था और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। हालांकि होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी। उनके पीछे आर्यन, ईशानी और दोनों रिश्तेदार उतरे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार हों। घर का कोई बाहर आए उसका इंतजार किए बिना ही सास ने खुद गेट खोला और सीधे आंगन में घुस गई। उनकी तेज आवाज पूरे घर में गूंज गई। समधी जी कहाँ हैं? मेरी बहू ने पोते को जन्म दिया है और हमें खबर तक नहीं दी। हमें इतनी दूर से खुद यहाँ आना पड़ा। मेरे पापा आंगन में बैठकर अपना काम कर रहे थे। उन्होंने सबको देखा, आराम से उठे, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और अंदर आने के लिए कहा। वो उनके गुस्से और बदतमीजी से बिल्कुल भी नहीं घबराए, क्योंकि उन्हें पता था कि उस कमरे के पीछे उनकी बेटी सब तैयार करके बैठी है। जैसे ही सब आंगन में पहुंचे, सास कुर्सी पर बैठने की बजाय बीच कमरे में खड़ी हो गईं और कमरे की तरफ इशारा करते हुए मेरी माँ से बोली कि उनका वारिस बाहर लाओ। शर्मा परिवार का पोता शर्मा परिवार में ही रहेगा।
इस छोटे से गांव में बच्चा क्या ठीक से बड़ा होगा? मेरी माँ ने उनकी तरफ बड़े अफसोस से देखा और बोली कि थोड़ा शांत रहिए, तान्या अभी अभी माँ बनी है, बहुत कमजोर है, आराम से बात कीजिए। ईशानी भी तुरंत अपनी माँ का साथ देते हुए बोली, भाभी भी कमाल करती हैं, पूरे घर को परेशान करके रख दिया है और अब पोते को ऐसे छिपा रही हैं जैसे कि कोई खजाना हो। फिर उसने ऊंची आवाज में आर्यन से कहा कि इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है, जाओ और अपने बेटे को लेकर आओ, कहीं ऐसा ना हो कि मायके वाले उसे अपना ही समझ कर रख लें। उस छोटे से घर का माहौल मेरे ससुराल वालों की बदतमीजी और घमंड से भारी हो चुका था। उन्होंने मेरे मायके वालों की इतनी बेइज्जती की कि सामान्य तमीज तक भूल गए। सास के साथ आए दोनों रिश्तेदार भी अजीब हरकतें करने लगे। वो पूरे घर में इधर उधर घूमने लगे, हर कमरे में झांकने लगे जैसे किसी से हिसाब वसूलने आए हों। मेरे पापा फिर भी पूरे धैर्य से बोले कि पहले बैठकर चाय पी लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। लेकिन सास ने चाय का कप एक तरफ धक्का मार दिया और चाय मेज पर फैल गई। वो बोली कि वो यहाँ चाय पीने नहीं आई हैं, वो अपने पोते को लेने और तान्या का मामला हमेशा के लिए खत्म करने आई हैं। फिर उन्होंने साफ कह दिया कि अगर पोते को बाहर नहीं लाया गया तो वो पुलिस बुलाकर कहेंगी कि मायके वालों ने बच्चा अगवा कर लिया है। उनकी ये बेशर्मी देखकर मैं जो अंदर कमरे में बैठी थी, अंदर तक घिन से भर गई। मैंने श्रेया को अपनी गोद में और कसकर पकड़ लिया और उसकी दूध की खुशबू को गहरी सांस के साथ महसूस किया ताकि खुद को हिम्मत दे सकूं। मुझे पता था कि अब सामने जाने का वक्त आ चुका है। मैं अपने मम्मी पापा की और बेइज्जती नहीं होने दे सकती थी। मैं उठी, अपनी बेटी के कपड़े ठीक किए और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आंगन में बैठे सब लोगों की नजरें एकदम मेरी तरफ घूम गईं। थोड़ी देर पहले जो चीख पुकार मची हुई थी, उसके बाद अब पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था। मुझे देखते ही आर्यन मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं तुरंत एक कदम पीछे हट गई और उसके छूने से खुद को बचा लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी अब भी दिख रही थी। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि डिलीवरी के दौरान मुझे कितना दर्द हुआ, ना ही उस मुश्किल वक्त में मुझे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगी। उसने आते ही सबसे पहले कहा, इतनी सेल्फिश मत बनो, माँ को अपने पोते से बहुत प्यार है, वो बस उसे देखने के लिए बेचैन थी, इसीलिए थोड़ा गुस्सा हो गई। तुम्हें बड़ों की फीलिंग्स समझनी चाहिए। फिर उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि शहर में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है। उसने बच्चे के लिए पहले से ही एक प्राइवेट क्लिनिक में कमरा बुक कर रखा है। उसने ये भी कहा कि अगर मुझे वो ताबीज वाला लिफाफा पसंद नहीं है तो वो माँ से कहकर वापस रखवा देगा, लेकिन सबसे पहले मुझे माँ की बात माननी होगी और बच्चे को लेकर घर चलना होगा। जिस आदमी के साथ मैंने कभी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, आज उसे देखकर मुझे सिर्फ तरस आ रहा था। वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच खड़ा जरूर था, लेकिन सही और गलत का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को माँ के सामने झुकाने के लिए। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या करने वाली थी? उसने मेरी तरफ देखने से बचते हुए कहा, पुरानी बातें भूल जाओ, अब हमारे पास एक बच्चा है, हमें उसके लिए जीना चाहिए। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि माँ ने जो कुछ भी किया वह हमारे बच्चे के भविष्य और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया था। उन्हें डर था कि मैं डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में आकर सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। उसकी बहनों की बातें सुनकर तो ये भी साफ हो गया कि मुझे पागल खाने भेजने वाली माँ की पूरी साजिश में वो भी बराबर का शामिल था। सास वहीं पास में खड़ी थी। आर्यन की इतनी लंबी बातें सुनकर उनका सबर जवाब दे गया। उन्होंने आर्यन से कहा कि आगे बढ़ और बच्चा ले ले। इस औरत से पूछने की क्या जरूरत है जो बिना बताए ही भाग गई थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर जोर से बोली, अगर थोड़ी भी समझ है तो बच्चा मुझे दे दे और बाकी बचे हुए कागजों पर साइन कर दे। मैं तुझ पर एहसान करके तुझे जीने का मौका दे दूंगी, नहीं तो तेरे पागल होने की कहानी सब जगह फैला दूंगी। आर्यन की कमजोरी ही सास की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वो वहीं खड़ा रहा, उसके हाथ नीचे लटके हुए थे। उसने अपनी माँ को अपनी पत्नी की बेइज्जती करने से रोकने की एक बार भी कोशिश नहीं की। वो बस खड़ा होकर देखता रहा जब सास और उनके साथ दो रिश्तेदार मेरी तरफ बढ़ने लगे। यहाँ तक कि जब सास मेरे हाथ से बच्चा छीनने के लिए आगे बढ़ी
तब भी आर्यन ने बस इतना कहा, बच्चा थोड़ी देर के लिए माँ को दे दो, वो उसका कुछ नहीं करेंगी, डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से कड़वी हंसी निकल गई, ऐसी हंसी जिसमें उस इंसान के लिए सिर्फ नफरत थी जिसे कभी मैंने अपना पति और अपनी बेटी का पिता माना था। मैंने अपनी बेटी को और कसकर सीने से लगा लिया और अपने पापा के पीछे आकर खड़ी हो गई। फिर मैंने आर्यन और सास की तरफ देखकर कहा, आज के बाद ना तुम मेरे पति हो और ना ही आप मेरी सास। मैंने साफ कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाली और मेरी बेटी उस धोखे और झूठ से भरे घर में कभी कदम नहीं रखेगी। ये मेरी बात सुनकर आर्यन पूरी तरह हैरान रह गया, जबकि सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ऐसे बौखला गई जैसे किसी ने उन्हें कोने में घेर लिया हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और ऐसी गालियां देने लगी जिनसे उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया। जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही हूं तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। वो मेरी तरफ झपटी और चिल्लाई, मेरा वारिस मुझे दे। मैंने बिना घबराए आराम से एक तरफ कदम रखा और धीरे से अपनी बेटी के ऊपर पड़ा शॉल हटा दिया। फिर मैंने सीधा सास की आंखों में देखकर बिल्कुल शांत आवाज में कहा, जरा ध्यान से देख लीजिए, ये बेटा नहीं बेटी है, मेरे मम्मी पापा की नातिन है, यहाँ कोई वारिस नहीं है। सास वहीं रुक गई। उनकी नजरें मेरी बेटी श्रेया पर जम गईं। जैसे ही उन्हें समझ आया ये लड़की है, उनका गुस्से से लाल चेहरा एकदम पीला पड़ गया। आर्यन ने उन्हें जो लड़के वाली फोटो दिखाई थी वो सिर्फ एक बहुत बड़ी गलतफहमी निकली। उनके साथ पूरे परिवार के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देने लगी। सास हकलाते हुए बोली, ये नहीं हो सकता, वो तो लड़का था। मैं मुस्कुराई और कहा, ऊपर वाला सब देखता है, उसने एक बेटे को आपके जैसी दादी के हाथों बड़ा होने से बचा लिया। फिर मैंने श्रेया को अपनी माँ की गोद में दिया और अपनी जेब से एक फाइल और छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाल लिया। मैंने सीपीएम क्लिनिक की मोहर लगी फाइल सबके सामने उठाई और सास से पूछा, क्या आपको ये सब पहचान में आ रहा है? यही वो तोहफा है जो सिंगापुर जाने से पहले आपने मेरे बेड के गद्दे के नीचे छिपाया था। फिर मैंने पूरे कमरे में सबके सामने नकली मानसिक जांच की रिपोर्ट और प्रॉपर्टी छोड़ने वाले कागज की हर लाइन जोर जोर से पढ़कर सुनाई। सास का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उन्होंने फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा ने उन्हें रोक दिया। फिर मैंने वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया। उसमें सास की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वो ईशानी के साथ मिलकर मुझे पागल खाने भेजने और घर के साथ 50 लाख रुपए हड़पने की पूरी प्लानिंग कर रही थी। उनके एक एक शब्द ने वहां मौजूद हर रिश्तेदार के चेहरे पर जोरदार तमाचा मार दिया। आर्यन कभी अपनी माँ को देख रहा था तो कभी मुझे। वह हकलाते हुए कुछ सफाई देने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। फिर मैंने वहां मौजूद सभी लोगों के सामने, जिनमें सास के दबंग रिश्तेदार भी शामिल थे, साफ साफ ऐलान कर दिया कि ये सारे सबूत मेरे वकील के पास पहले से सुरक्षित हैं और पुलिस को भेजने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैंने सास से साफ कह दिया कि उन्होंने नकली मोहर और फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश रची है और अब उन्हें इसका जवाब कानून के सामने देना होगा। जैसे ही सास के साथ आए दोनों आदमियों ने पुलिस और केस की बात सुनी, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे गेट की तरफ खिसकने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि इस औरत के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अभी तक घमंड में चूर दिख रही सास अब बुरी तरह कांप रही थी। उनके होंठ तक नीले पड़ गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहू को वो इतना कमजोर समझती थी, वही आज उनके खिलाफ इतनी बड़ी चाल चल देगी। जैसा किया था अब वैसा ही भुगतने का वक्त आ गया था। उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की पूरी प्लानिंग बुरी तरह फेल हो चुकी थी और अब ऊपर से जेल जाने का डर भी सिर पर मंडरा रहा था। उन्हें देखकर मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि ऐसे इंसान से घिन आई जो पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे और झूठी शान के पीछे भागता रहा। तभी मेरे पापा गांव के मुखिया से लाया हुआ लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं। मैंने पहले ही वरांदा से ऑडियो रिकॉर्डिंग एडिट करवा ली थी और उसमें से सारा बैकग्राउंड नॉइज हटवा दिया था ताकि सास की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे। रिकॉर्डिंग में उनकी एक एक बात साफ सुनाई दे रही थी। कैसे वो ईशानी के साथ मिलकर मुझे पागल खाने भेजने की प्लानिंग कर रही थी, कैसे घर अपने नाम करवाना चाहती थी और कैसे
आर्यन दुनिया के सामने दुखी पति बनने का ड्रामा करेगा। सब कुछ पूरे गांव के सामने बज रहा था। गांव में इतना हंगामा देखकर आसपास के लोग गेट पर इकट्ठा होने लगे। हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग सास के महंगे लेकिन झूठे दिखावे वाले कपड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे। गांव के सीधे साधे लोग जो परिवार और रिश्तों की इज्जत करते थे, जब उन्होंने सुना कि एक सास अपनी ही गर्भवती बहू के खिलाफ इतनी गंदी साजिश रच सकती है, तो सबके अंदर गुस्सा भर गया। तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत जोर से बोली, ये औरत तो हत्यारिन है, ऐसी सास भी कहीं होती है क्या? सास आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। कुछ देर पहले तक जो चेहरा गुस्से से लाल था, अब पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर से सारा खून निकल गया हो। उन्होंने लाउड स्पीकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे चचेरे भाई ने उन्हें वहीं रोक दिया। आर्यन ने जैसे ही गांव वालों की बढ़ती हुई भीड़ देखी, उसने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगा, क्योंकि अब उसमें किसी की आंखों में आंख डालकर देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद जिसने गलत का साथ दिया था, आज वही सबके सामने टूट चुका था। मैं घर की दहलीज पर आई और ऊंची आवाज में गांव वालों से कहा कि मैं शर्मा परिवार की बहू हूं, लेकिन आज मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूं। मैंने गांव के मुखिया को वो फर्जी फाइल दिखाई और सबके सामने समझाया कि कैसे सास ने एक प्राइवेट क्लिनिक के साथ मिलकर मुझे पागल साबित करने की साजिश रची, ताकि मेरी प्रॉपर्टी हड़प सके। ये सुनते ही गांव वाले और भड़क गए। सब कहने लगे कि ऐसे लोगों को तो तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, ताकि समाज में ऐसे लोगों को सबक मिले। सास अब जोर से बोल भी नहीं पा रही थी। वो बस इतना बड़बड़ाई कि ये हमारे घर का मामला है, तुम लोगों को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन उनकी आवाज गुस्से में चिल्ला रही भीड़ के शोर में कहीं दब गई। ईशानी, जो थोड़ी देर पहले तक बहुत अकड़ दिखा रही थी, अब डर के मारे आर्यन के पीछे छिप गई। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अब सच सबके सामने आ चुका था। उनके पास ना कोई बहाना बचा था और ना ही झूठ बोलने की कोई जगह। ये सब देखकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि लोग एक तलाक लेने वाली औरत के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आज पूरा गांव मेरे साथ खड़ा था, सच के साथ खड़ा था। मेरे पापा मेरे पास आए और उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे बिना कुछ कहे ये बता रहे हों कि मैंने बिल्कुल सही किया है। सास जैसी झूठी इज्जत के पीछे भागने वाली औरत के लिए पूरे गांव के सामने मिली ये बेइज्जती किसी भी सजा से ज्यादा बड़ी थी। वो यहाँ अपने पोते को छीनने और अपनी ताकत दिखाने आई थी, लेकिन वापस जाते वक्त उनके हिस्से में सिर्फ गांव वालों की नफरत और तिरस्कार आया। जब पुलिस के आने के बाद भीड़ थोड़ी कम हुई, तो मैंने आर्यन और सास को घर के अंदर बुलाया, ताकि इस रिश्ते का आखिरी फैसला भी यहीं हो जाए। इस बार लकड़ी की मेज पर चाय नहीं, बल्कि तलाक के पेपर रखे थे, जिन्हें मैं पहले ही तैयार कर चुकी थी। मैंने वो पेपर आर्यन की तरफ बढ़ाए और कहा कि अभी इसी वक्त साइन करो। मैंने साफ कह दिया कि मुझे ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे की रक्षा तक ना कर सके, और मैं श्रेया को कभी भी ऐसे परिवार के माहौल में बड़ा नहीं होने दूंगी। प्रॉपर्टी के बारे में भी मैंने सब कुछ साफ कर दिया। अपार्टमेंट हमारी शादी के बाद खरीदा गया था, जो हम दोनों की सैलरी और मेरे दहेज से बचे कुछ पैसों से लिया गया था। इसलिए उसका फैसला आपसी सहमति या कोर्ट के नियमों के हिसाब से होगा। मेरे नाम वाले 50 लाख रुपए मेरी शादी से पहले की सेविंग और दहेज से बचे हुए पैसे थे, जिन्हें मैंने अपनी औलाद और बुरे वक्त के लिए बचाकर रखा था। मैंने पुलिस से कहा कि वो रिपोर्ट दर्ज करें, सारे दस्तावेज सील करें और सास द्वारा बनाए गए फर्जी दस्तावेजों की पूरी जांच करें। जैसे ही सास ने सुना कि घर का बंटवारा होगा और वो मेरे बैंक अकाउंट को छू भी नहीं सकती, तो उन्होंने फिर से हंगामा करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मेरी ठंडी आंखों और मेरे पास कानूनी दस्तावेज लेकर खड़ी वकील वृंदा पर पड़ी, वो कांपते हुए वहीं बैठ गईं। आर्यन ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसने मेरी तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, क्या इतना सख्त होना जरूरी है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम और तुम्हारी माँ मुझे पागल खाने भेजने की प्लानिंग कर रहे थे,
तब तुम्हें ये सवाल क्यों नहीं याद आया था? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। जैसे ही उसकी स्याही कागज पर उतरी, मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी को जकड़ कर रखने वाली एक अदृश्य जंजीर हमेशा के लिए टूट गई हो। अब मैं शर्मा परिवार की बहू नहीं थी और ना ही एक कमजोर इंसान की पत्नी। अब मैं सिर्फ श्रेया की माँ थी और एक आजाद औरत थी। सास अपने बेटे को साइन करते हुए देखकर रोने लगी, लेकिन वो आंसू पछतावे के नहीं थे, बल्कि उस दौलत के थे जो अब हमेशा के लिए उनकी पहुंच से बाहर जा चुकी थी। मैंने उन्हें तुरंत मेरे घर से निकल जाने को कहा। उनके साथ आए दोनों गुंडे पता नहीं कब वहां से गायब हो चुके थे। आर्यन ने सास को सहारा दिया और उन्हें गाड़ी तक लेकर गया। धूप में उनकी परछाई लंबी जरूर दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो दोनों पूरी तरह अकेले और हार चुके थे। ईशानी सबसे पीछे चुपचाप चल रही थी। उसकी सारी अकड़ और घमंड गायब हो चुका था। वो तीनों पड़ोसियों की नफरत भरी नजरों के बीच अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। मेरे पापा काफी देर तक उस गाड़ी को गांव के पेड़ों के पीछे गायब होते देखते रहे। फिर बोले, अब सब खत्म हो गया। आज से तुम और तुम्हारी बेटी श्रेया चैन की जिंदगी जियोगी। मैं अपनी माँ के गले लग गई। हम दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आज़ादी के थे। एक ऐसे अंधेरे दौर के खत्म होने के थे जिसके बाद मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली थी। मुझे पता था कि अकेले अपनी बेटी की परवरिश करना आसान नहीं होगा। आगे बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी प्रॉपर्टी थी, मेरा परिवार था और सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर खुद पर भरोसा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। मैंने सुना कि सास को उनकी अपनी बहू ने प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश में पूरे गांव के सामने बेनकाब कर दिया गया है और ये खबर तूफान से भी तेज फैल गई। पता नहीं कैसे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और नकली कागजों की फोटो उस ऊंची बिल्डिंग के सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल हो गई जहां हम कभी रहते थे। हर तरफ बस इसी बात की चर्चा थी। जो पड़ोसी पहले सास को एक आदर्श सास बताकर उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही अब उन्हें देखते ही मुंह फेर लेते या पीठ पीछे बातें करते। सास ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जब भी वो बाजार जाती या पार्क में टहलने निकलती तो लोगों की नफरत भरी नजरें और ताने उनका पीछा करने लगते। कुछ लोगों ने तो उनके मुंह पर ही कह दिया कि वो एक घटिया सास और धोखेबाज औरत हैं। इतने सालों में उन्होंने जो झूठी इज्जत बनाई थी वो पल भर में मिट्टी में मिल गई। यहाँ तक कि मोहल्ले की महिला समिति ने भी उन्हें बुलाकर बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव के बारे में जवाब मांगा। आर्यन की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके ऑफिस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। जिस इंसान का कैरेक्टर ही सवालों में आ जाए और जो अपनी ही पत्नी की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश में शामिल हो, उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी कैसे देता। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का उसका सपना अब बस सपना ही रह गया। जो लोग पहले उसकी इज्जत करते थे अब उससे दूरी बनाने लगे। आर्यन ऐसी जगह फंस चुका था जहां ना आगे निकलने का रास्ता था और ना ही पीछे लौटने का। उसका करियर रुक चुका था और उसका परिवार भी बिखर गया था। ईशानी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। जिस अमीर लड़के से वो शादी करना चाहती थी, उसने ये सब पता चलते ही रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि वो ऐसे बदनाम परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। पूरा शर्मा परिवार मायूसी और निराशा में डूब चुका था। उनके पास पैसा था, बड़ा घर था, लेकिन अब कोई भी उनसे मिलना जुलना नहीं चाहता था। समाज का बहिष्कार उनके लिए ऐसी सजा बन गया था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। मैं गांव में थी और जब चारू ने मुझे फोन करके ये सब बताया तो मैंने बस एक लंबी सांस ली। कई बार लोगों की दी हुई सजा कानून की सजा से भी ज्यादा दर्द देती है। सास लोगों के इस बर्ताव से पूरी तरह से टूट चुकी थी और ऊपर से नकली कागज बनाने के मामले में पुलिस के पकड़े जाने का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वो पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती और कई बार अकेले में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज भी आती। वो बार बार कहती कि ये घर मेरा है। लोग शायद कुछ समय बाद सब भूल जाते, लेकिन ये बेइज्जती उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाली थी। जो लोग दूसरों को धोखा देकर जीते हैं उन्हें एक दिन अपने किए का फल जरूर मिलता है। मैंने श्रेया को चटाई पर खेलते हुए देखा। वो अपनी माँ को देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। बाहर की दुनिया चाहे जितनी शोर और सजा से भरी हो, लेकिन इस छोटे से घर में सिर्फ प्यार और सुकून था। हर रात सास को डरावने सपने आने लगे।
चारू ने बताया कि वो अक्सर आधी रात को अचानक उठ बैठती और जोर जोर से चिल्लाने लगती कि कोई दरवाजे पर हथकड़ी लेकर खड़ा है। वो बार बार उन्हीं पीले कागजों और बिस्तर पर के नीचे रखे उस लिफाफे का नाम बड़बड़ाती रहती। उनकी मानसिक हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। उन्हें हर जगह मैं ही दिखाई देती थी। मेरे हाथ में वही मानसिक जांच वाली रिपोर्ट होती और मैं उन पर हंस रही होती। सास ने अजीब हरकतें शुरू कर दी थी। वो अपने सारे सोने के गहने निकालती, बार बार गिनती और फिर उन्हें कभी अलमारी के नीचे तो कभी दीवार के किसी खोखले हिस्से में छिपा देती। अब उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि आर्यन और ईशानी पर भी नहीं। उन्हें लगता था कि दोनों उनका सोना चुराना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। शक ने उन्हें ऐसा इंसान बना दिया था जो हर वक्त डरी हुई और बचाव की हालत में रहती थी। कई रातों में वो बालकनी में भाग जाती और रोते हुए आर्यन का नाम लेकर चिल्लाती कि उसे मेरा घर वापस कर देना चाहिए, नहीं तो मैं आकर उनका गला दबा दूंगी। आर्यन भागकर उन्हें अंदर लाता, लेकिन वो उसे खरोंचने लगती और कहती कि वो भी चोर है और लुटेरा है। आर्यन की कमजोरी अब साफ दिखाई देने लगी थी। वो अपनी मां को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर उसने उन्हें एक असली मनोचिकित्सक के पास ले गया और सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि डॉक्टर ने साफ कहा कि वो बहुत ज्यादा तनाव और जुनून की वजह से मानसिक बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। सास का कमरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता। उन्हें रोशनी से भी डर लगने लगा था और फोन की घंटी सुनकर भी वो घबरा जाती थी। जैसे ही कोई पुलिस या पागल जैसा शब्द बोलता, वो सिकुड़कर बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। सच तो ये था कि वो सच में उसी जाल में फंसकर पागल हो गई थी जो उन्होंने मेरे लिए बिछाया था। यही उनके कर्मों का तुरंत मिला हुआ फल था। एक ऐसे इंसान के लिए जो अपने ही खून के रिश्ते के साथ इतनी बेरहमी से पेश आया था। अपनी मां को हर दिन इस हालत में देखते हुए आर्यन को बहुत पछतावा होने लगा, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। वो मुझसे माफी मांगना चाहता था। उसने कई बार फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उसकी तरफ से आने वाले हर कॉल और हर संपर्क को पहले ही ब्लॉक कर दिया था। वो एक ऐसे घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी से भरा हुआ था, लेकिन उसके लिए वही घर किसी नरक से कम नहीं था। कभी सिंगापुर ट्रिप की हंसी और खुशियों से गूंजने वाला घर अब सिर्फ लंबी सांसों और एक माँ की पागलों जैसी चीखों से भरा हुआ था। लालच की सबसे बड़ी कीमत इंसान की आत्मा का सुकून होता है। सास ने कुछ बेजान कागजों के लिए सारे रिश्ते और सारी इंसानियत बेच दी थी और अब वही कागज उनके दिमाग को अंदर से खा रहे थे। जो औरत कभी बहुत चालाक और दबंग हुआ करती थी, अब बस एक चलता फिरता खाली शरीर बनकर रह गई थी, जो पूरे दिन उसी नकली शपथ पत्र की बातें करती रहती थी। उनकी हालत इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि जैसा करोगे वैसा ही एक दिन भरना पड़ेगा। घटना के पूरे 6 महीने बाद मैंने तलाक की सारी कानूनी प्रोसेस पूरी कर ली और अपार्टमेंट बेचने के बाद मुझे उसका आधा हिस्सा मिल गया। उस पैसे और अपनी सेविंग्स के साथ मैंने फैसला कर लिया कि अब उस शोरगुल वाले शहर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैंने अपने गांव में ही रहने का सोचा। मम्मी पापा के पुराने घर की मरम्मत करवाई और मेन रोड पर फूलों की एक छोटी सी दुकान खोल ली। उस दुकान का नाम श्रेया रखा, जो मेरी बेटी का नाम भी है और मेरी आने वाली पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद भी। हर सुबह मैं जल्दी उठती, बाग से ओस में भीगे ताजे फूल तोड़कर लाती और दुकान सजाती। श्रेया पहले से बड़ी हो गई थी। वो आराम से बैठने लगी थी और अपने नाना नानी के साथ दिन भर हंसती खेलती रहती थी। गांव की जिंदगी भले ही बहुत सादी थी, लेकिन इसमें सुकून था, अपनापन था और सच्ची खुशी थी। अब मुझे किसी साजिश का डर नहीं रहता था। न ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे और न किसी की बेवजह दखल अंदाजी झेलनी पड़ती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं फिर से नई जिंदगी जी रही हूँ। मेरा मन पूरी तरह हल्का हो चुका था, जैसे सालों से सीने पर रखा कोई बहुत बड़ा बोझ आखिर उतर गया हो। आर्यन के परिवार के बारे में मुझे इतना पता चला कि सास को आखिरकार मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब वो किसी को पहचान भी नहीं पाती थी और पूरा दिन अखबार के टुकड़ों को लिफाफे जैसा मोड़कर अपने तकिए के नीचे छिपाती रहती थी। आर्यन और ईशानी बारी बारी से उनकी देखभाल करते थे। उनकी पूरी जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। आर्यन ने अपनी पुरानी कंपनी की नौकरी भी छोड़ दी थी
और अब एक साधारण सी नौकरी कर रहा था। पहले जैसी तरक्की और बड़े सपनों की चाह अब उसमें बिल्कुल नहीं बची थी। वो आज भी कभी कभी वृंदा के अकाउंट के जरिए श्रेया के लिए खर्चे के पैसे भेज देता था, लेकिन मैंने उसे कभी अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं दी। अब मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं बची थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि नफरत सिर्फ इंसान का दिल और भारी कर देती है। इसीलिए मैंने अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन वापस कभी नहीं जाऊंगी। इस पूरे अनुभव ने मुझे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और समझदार बना दिया था। मैंने सीख लिया था कि पैसा आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन परिवार का प्यार और इंसानियत हमेशा साथ रहती है। आज दोपहर की सुनहरी धूप पके हुए धान के खेतों पर बिखरी हुई थी। मैं श्रेया को गोद में लेकर बरामदे में बैठी थी और उसे खुशबूदार गुलाब के फूलों के साथ खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे मम्मी पापा कटहल के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रहे थे। उनकी आंखों में अपनी बेटी और नातिन को सुरक्षित और खुश देखकर जो सुकून था वो साफ नजर आ रहा था। मैं भी मुस्कुरा दी और मुझे लगा जैसे खुशी की एक ठंडी हवा मेरे पूरे शरीर में फैल गई हो। जिंदगी ने अंधेरे का एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था और सामने रोशनी, सुकून और नई उम्मीदों से भरी एक नई दुनिया खोल दी थी। मैं श्रेया को एक मजबूत और अच्छे दिल वाली लड़की बनाकर बड़ा करूंगी, ताकि उसे कभी भी वो दर्द और तकलीफें ना झेलनी पड़े जो उसकी माँ ने झेली थी। अब हमारा आने वाला कल सिर्फ हमारे अपने हाथों में था और हम उसे ईमानदारी और मेहनत से बनाएंगे। उस अपार्टमेंट और उन नकली कागजों की पूरी कहानी अब सिर्फ बीते हुए वक्त का हिस्सा बन चुकी थी। अब मेरी दुनिया में सिर्फ परिवार का बेशुमार प्यार और सुकून भरी जिंदगी बची थी। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपने ही रिश्तों को बर्बाद कर देता है, लेकिन सच, हिम्मत और सही समय पर लिया गया फैसला सबसे बड़ी साजिश को भी नाकाम कर सकता है। एक माँ जब अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए खड़ी होती है तो उससे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं होता। रिश्ते भरोसे और इंसानियत से चलते हैं, धोखे और स्वार्थ से नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है आखिर में उसी में वो खुद गिरता है, जबकि ईमानदारी, आत्मसम्मान और हिम्मत इंसान को हर मुश्किल के बाद नई और बेहतर जिंदगी जीने का मौका देती है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रहा है जिसने आपके साथ धोखा किया? तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन व जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, परिवार, संस्था या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई दे तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या रिश्ते की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लालच, धोखे और अन्याय के खिलाफ जागरूकता फैलाना तथा ईमानदारी, आत्मसम्मान और कानून पर विश्वास रखने का संदेश देना है। धन्यवाद।